नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में कुछ आप लोगों के प्रश्न उठाऊंगा और उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है द मोकी 8347 आईडी से। इनका पूछना है कि सर करेक्ट ड्राफ्ट इज नॉट अवेलेबल। ये कल बिहार में जो कानून पास हुआ है गैम्बलिंग के खिलाफ, उसके संबंध में पूछ रहे हैं कि द करेक्ट ड्राफ्ट इज नॉट अवेलेबल, आई फील द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन इज नो लॉन्गर देयर। वेल सर, देखिए ऐसा है कि कल जो बिहार में हुआ उसके बाद अब तो मुझे भी यह आशंका हो रही है कि हर बीतते दिन के साथ आरएमजी के वापसी की संभावना कम होती जा रही है। और जिस प्रकार से कल बिहार विधानसभा में इस बिल को लाया गया और जिस प्रकार से ऑनलाइन गेम के संबंध में बातें कही गई, यह बात तो तय है कि अब ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ माहौल तैयार होता दिखाई दे रहा है। सॉरी टू से, लेकिन कल का जो बिहार विधानसभा का मैंने वीडियो देखा है उसके बाद तो अब मुझे यही लग रहा है, क्योंकि आप देख लो तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, सभी जगहों पर सरकार इसके विरोध में है। सुप्रीम कोर्ट इसके विरोध में है, केंद्र सरकार ऑलरेडी विरोध में आ चुकी है और धीरे धीरे शिकंजा जो है वह आरएमजी पर कसता ही जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक प्लेयर इस कानून के जद से बचे हुए थे। लेकिन जो मीडिया में खबर आ रही है कि बैंक अकाउंट यूज करने वाले, वॉलेट यूज करने वाले जो भी ऑनलाइन गेम का पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेंगे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। सुनने में आ रहा है कि 6 महीने के सजा का प्रावधान है, 50,000 रुपए फाइन तक का प्रावधान है। इस प्रकार से जो कि यह कानून इस पूरे गतिविधि का क्रिमिनलाइजेशन कर रही है, यह अपने आप में एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर आज यह बिहार में शुरू हुआ है तो कल को यह दूसरे स्टेट भी अपना सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यह मुद्दा दिन पर दिन गंभीर होता चला जाएगा। यह ठीक है कि आने वाले सुप्रीम कोर्ट के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेट और सेंटर के पावर को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब डिफाइन करने वाला है कि स्टेट को कितनी पावर है, क्या पावर है, सेंटर को कितना पावर है, क्या पावर है। अगर कोई एक ऐसा मुद्दा है जिसमें दोनों के पावर ओवरलैप कर रहे हैं तो किस कानून को मान्यता दी जाएगी, सेंटर के या स्टेट के। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक बात तय है कि अगर आरएमजी के संबंध में यह क्रिमिनलाइजेशन का रास्ता खुल गया तो फिर एक के बाद एक सारे स्टेट इसे अपनाना शुरू कर देंगे और हो सकता है कि कल को सेंटर के कानून में भी इस प्रकार का कोई प्रावधान आ जाए। और इसीलिए इस कानून को लेकर मैं काफी गंभीर हूं, क्योंकि इसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। बहुत सारे लोग जो वो कल के बिहार असेंबली में पास हुए कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे एक जय कुमार हैं, इनका कहना है कि भाई बिहार को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, पूरे देश में शराबबंदी है वहां पर और सबसे ज्यादा शराब बिकता है, तो इस प्रकार के कानून का महत्व ही क्या रह जाएगा। तो जय कुमार जी, आप एक बात समझिए, शराब बेचना और ऑनलाइन गेमिंग दोनों दो अलग प्रकार की चीजें हैं। बिहार में अगर शराबबंदी है और इसके बावजूद अगर इलीगल नेटवर्क से कोई जुड़कर उस शराब के संबंध में कारोबार कर रहा है तो यह उसकी चॉइस है। पूरा का पूरा समाज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो उस नेटवर्क का हिस्सा हैं वह पकड़े भी जाते हैं और फिर उन्हें बेल भी लेना पड़ता है और आगे जाकर कानून का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर आप में से कोई भी यह समझता है कि उस कानून का कोई असर ही नहीं हो रहा है तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। बहरहाल मैं इस मुद्दे पे बहस नहीं करना चाहता। जो मैं समझाना चाहता हूं वह यह है कि शराब बिहार में एक ऐसा इलीगल काम है जो फिजिकली अंजाम दिया जाता है, वह कोई डिजिटल क्राइम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आरएमजी के संबंध में बातें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे एक्टिविटी को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, तो इसका असर नेटवर्क पर जो पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही। जो गेम खिलवा रहे हैं या ऑपरेटर्स हैं या फिर जो भी मिडिल मैन हैं, उन पर जो असर पड़ेगा वो तो अलग बात है। लेकिन अगर यह बैंक अकाउंट पर एक्शन होने लगा तो इसका असर आम जनता पर पड़ेगा। हर घर में बैठा हुआ एक आम आदमी खेल रहा है और तब इसका असर उस पर पड़ना शुरू होगा अगर यह कानून जो कहा गया है अक्षरशः वैसा ही आने वाला है तो। और यही इस पूरे मुद्दे की गंभीरता है। और बात रही कि बिहार को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, तो भाई इस गलतफहमी में आप मत रहना। अगर एक बार यह कानून बिहार में लागू हो गया, कितना सफल होगा नहीं सफल होगा वो तो बाद की चीज है,
लेकिन अगर एक बार यह क्रिमिनलाइजेशन का रास्ता सरकार ने खोल दिया तो हर राज्य धीरे धीरे इसे अपनाना शुरू कर देंगे और कल को यह सेंट्रल लॉ में भी हो सकता है अपना लिया जाए। तब क्या होगा? इस बात की गंभीरता को समझें कि जो कल बिहार में हुआ है उसका इम्पैक्ट आरएमजी इंडस्ट्री पे बहुत ही बुरा होने वाला है। अभी तक जो सेंट्रल लॉ है उसके अनुसार प्लेयर्स को विक्टिम माना जा रहा था, प्लेयर्स पे कोई आंच नहीं आ रहा था, इसीलिए प्लेयर्स जो हैं वो ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर खेल रहे थे। लेकिन एक बार जैसे ही यह पूरा मैटर क्रिमिनलाइज हो जाएगा और कल को लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज होना शुरू हो जाएंगे, उन पर कानूनी एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर माहौल बदलते देरी नहीं लगेगी और इस पूरे माहौल का असर पूरे भारत में फैलने में भी समय नहीं लगेगा। आप समझो, यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। सिर्फ इसलिए कि यह बिहार में लागू हुआ है, आपको लगता है कि इसका कोई महत्व नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। बहरहाल इसके बाद अब एक अगला प्रश्न है माही 01 आईडी से, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने और भी प्रश्न किए हैं कि सर फ्री टू प्ले क्या खेल सकते हैं ड्रीम 11 में? इस बिहार के कानून का असर कुछ भी पड़ेगा या नहीं? तो फ्री टू प्ले के संबंध में आपको गलतफहमी इसलिए होती है क्योंकि आप फ्री टू प्ले को सही तरीके से समझ ही नहीं पाते हो। आप इस बात को समझें कि कोई भी कंपनी हो, चाहे ड्रीम 11 हो या अदर कोई, सिर्फ एक गेमिंग कंपनीज है। बोलचाल की भाषा में हम उन्हें आरएमजी कंपनीज कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वह एक गेमिंग कंपनीज हैं। वह विभिन्न बिजनेस मॉडल अपनाते हैं, जिनमें एक बिजनेस मॉडल है आरएमजी, जहां पर पैसे दांव लगाकर खेला जा सकता है, जिस मॉडल को वह अपना रहे थे। इसके अलावा जो दूसरे बिजनेस मॉडल हैं उनमें है फ्री टू प्ले बिजनेस मॉडल और सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल। यह सारे अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं और आरएमजी भी उनमें से एक बिजनेस मॉडल था। सरकार ने उस आरएमजी पर प्रतिबंध लगाया है, फ्री टू प्ले और सब्सक्रिप्शन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसलिए कोई भी फ्री टू प्ले टूर्नामेंट अगर आप खेल रहे हैं और उससे जीती हुई कोई भी राशि आप अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर रहे हैं, तो इसका आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यह बिल्कुल कानूनी है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और ड्रीम 11 फ्री टू प्ले से अगर आप पैसा अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर रहे हैं तो इससे आपको किसी भी तरह के कोई भी कानूनी झमेले का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह पूरी तरीके से लीगल है और इसमें किसी भी प्रकार का दो राय नहीं है। तो आप आराम से ड्रीम 11 फ्री टू प्ले जो मॉडल है उससे खेल सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। जो बिहार में भी प्रतिबंध की बात आ रही है वह सिर्फ उन गेम्स पर है जहां पैसे दांव पर लगाए जाते हैं। ड्रीम 11 के फ्री टू प्ले मॉडल पर इसका कहीं भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक प्रश्न और है जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 अगस्त के एडवांस लिस्ट में आरएमजी संबंधी केसेस को लिस्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन यह लिस्टिंग जो है वह काफी नीचे है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर अब इसमें क्या होगा। तो पहली बात आप समझ लें कि एडवांस कॉज लिस्ट सिर्फ कंपनीज या जो भी पिटिशनर होते हैं और उनके एडवोकेट्स को सूचना देने के लिए होती है कि उनका केस जो है वह अब सुनवाई के लिए तैयार है और जल्दी ही लिस्ट होने की संभावना है। लिस्ट होगा ये जरूरी नहीं है, लिस्ट होने की संभावना है। इसके तहत वह अपनी तैयारियों को पूरा रखें, केस संबंधी तैयारियों को। आरएमजी का केसेस 5 अगस्त को किस सीरियल नंबर पर लिस्ट होगा और वह पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, यह डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के कॉज लिस्ट पर, जो अभी तक नहीं आया है और वह अंदाज है 31 जुलाई या 1 अगस्त तक ही आएगा। जब वह फाइनल कॉज लिस्ट आ जाएगा और उसमें जिस सीरियल नंबर पर केस होगा आरएमजी संबंधी, तभी यह बता पाना संभव है कि उस दिन उस केस के पकड़े जाने की संभावना है या नहीं। इसलिए एडवांस कॉज लिस्ट को लेकर किसी तरह की गलतफहमी में न रहें। कॉज लिस्ट आने दीजिए और फिर इस संबंध में पूरी तरीके से क्लैरिटी होगी कि 5 अगस्त को केस पकड़ाने वाला है या नहीं।